ये तो आपको ये नहीं करना है कि इसके नीचे ऐसे 2 से काटते रहिए, लास्ट में रिजल्ट वही आएगा जो इनका गुणनफल होगा। हमने देखा है कुछ लोग गलत तरीका क्या करते हैं कि इनको 2 से काट के इनको 14, ये तो कटेगा नहीं, ये अभाज्य है ना, तो या कुछ भी होता तो आप क्रमिक संख्या रहे तो सीधा गुणा करिएगा, सीधा गुणा करिएगा, आप प्रोसेस में ऐसे मत जाइएगा, नहीं तो आपका केवल समय जाएगा, केवल क्या जाएगा, हाँ, नहीं तो आप 1-1 में विश्वास करते हैं ना, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज। अब आपको देखिए इनका गुणा करेंगे तो केवल इसी का फैक्टर बनेगा, इसका तो बन नहीं पाएगा। आप लोग क्या 2 क्रमिक जब भी संख्या है तो सीधा गुणा करिएगा, क्या करेंगे, हाँ, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 143 और 144 का एलसीएम क्या होगा, तो हम देखेंगे कि एलसीएम निकाले लोग, फिर गुणा किए लोग, फिर रिजल्ट वही आएगा। आपको सीधे क्या करना है, 143 गुणे, बस यही जो आंसर आ जाएगा आपका वही हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रहेगा एग्जाम में कि नहीं, भूल जाएंगे। फिर लिखिए एक और आर्टिकल, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होगा, हमेशा उनके क्या, गुणनफल के बराबर होगा। अगली आर्टिकल यही है एलसीएम में कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, देखिए जैसे 7 है, 11 है, 13 है, या और कोई नंबर आ जाए, तो अब आप लाइन खींच के 1-1 के चक्कर में मत जाइएगा, सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सीधा क्या करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही इसका क्या होगा, एलसीएम। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि जिसका फैक्टर नहीं होता है उसको हम तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा केवल समय नुकसान होगा, हम उसको तोड़ेंगे नहीं, केवल हम उसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बस, ठीक है। और लिख लीजिए, एलसीएम केवल प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, एलसीएम केवल प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, केवल प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, एलसीएम केवल प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, केवल किसका, प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, केवल नेचुरल नंबर का। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अन्य प्रकार की संख्याओं का एलसीएम, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अन्य प्रकार की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उसका आंसर माने उत्तर हमेशा अपरिभाषित होगा, हमेशा क्या, अपरिभाषित होगा। शून्य भी मत बताइएगा, जैसे कोई कह दे कि -15, -10, -10, 0, 14, 13 या 18 का एलसीएम क्या होगा, तो आप निकालिएगा मत प्लीज, इन सब का एक साथ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित, क्या होगा, अपरिभाषित होगा। आप 0 भी मत बताइएगा, 0 बताने की कोशिश तो आंसर क्या आएगा। अब एक बार किसी बोर्ड परीक्षा में या किसी ऐसे एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें 0 और ये निगेटिव नंबर डाल दी गई। हमें किसका निकालना चाहिए, केवल ये प्राकृतिक संख्या है, शून्य भी प्राकृतिक नहीं है और ये भी प्राकृतिक नहीं है, तो हमें हमेशा किसका ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याओं का। अब हम थोड़ा सा बताएंगे एचसीएफ की तरफ। अब अगली हेडिंग आपकी क्या होगी, एचसीएफ। एचसीएफ या जीसीडी,
HCF या GCD, हाँ HCF या GCD, हाँ हाईएस्ट कॉमन, जी हाँ कॉमन फैक्टर, और हाँ ग्रेटेस्ट कॉमन नहीं, डिविजर, डिविजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इसका पूरा नाम है। अब हिंदी में भी नाम जानना जरूरी हम लोगों को। महत्तम समापवर्तक, बोलिएगा, जी हां, महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड या सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, गुणज नहीं भाई, गुणनखंड, गुणनखंड, ये चीजें सीटेट में लिख के आती हैं, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। तो आप क्या समझोगे कि आपसे HCF मांगा जा रहा है या GCD मांगा जा रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अभी ज्यादा करके महत्तम समापवर्तक या आपके पेपर में मासा भी लिख के आ सकता है। क्या लिख के? मासा, महत्तम समाप, इसमें एक शब्द निकल के आता है समापवर्तक, समापवर्तक। अब इसका विच्छेद कर दीजिए तो समधन अपवर्तक। अब हमको एक नया शब्द मिल गया, क्या? अपवर्तक। सम मीन्स बराबर, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर, अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं कि अभी रुके रहें, क्योंकि हमारी स्पीड अचानक बढ़ जाती है कभी कभी। हाँ, ज्यादा बढ़ी है ना? हाँ, आप लोग लगा दिया करें, ब्रेक आपके हाथ में होनी चाहिए, हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। आप लोग रोक दिया करें हमें, हाँ, जब कभी हम स्पीड पकड़ लें तो रोक दिया करें, क्योंकि हमने पढ़ाया तो उसमें जो होता नहीं, सी सेट एक पेपर आता संघ लोक सेवा आयोग में, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ टाइम लिमिट होती है, और उसके जो डायरेक्टर बैठे रहते हैं ना, तो वो टाइम देते कि आपको 40 मिनट में इतना पढ़ाना है। तो वहीं से आदत खराब हुई है। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगता है कि आप फास्ट पढ़ाते हैं, ये सही बात है, मैं मानता हूँ मेरी स्पीड अचानक क्या होती है। गुणज क्या बताया था मैंने? हाँ, क्या बताया था? और सबसे बड़ा वाला, बहुत बढ़िया। और गुणजों की संख्या क्या होती है? हाँ, अनिश्चित। हाँ, ठीक कह सकते हैं आप, परिभाषित ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, अपवर्तक। हेडिंग बनेगी अभी हम लोगों की क्या? अब हम धीरे धीरे इन सब चीजों को जानेंगे। अपवर्तक या गुणनखंड, गुणनखंड, इसी को इंग्लिश में फैक्टर कहा गया है। क्या होता है अपवर्तक? यह भी हमको अपने गणित की भाषा में जानना है। किसमें? जैसे आप लोगों ने गुणज समझा था अपनी भाषा में, ऐसे आपको गणित की भाषा में लिखिए थोड़ा सा इसमें भी। जब किसी संख्या को अन्य प्राकृतिक संख्याओं से, हाँ अन्य, यहां प्राकृतिक लगाना जरूरी है, अन्य प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, पूर्णतः विभाजित किया जा सके, तो वह विभाजित करने वाली प्रत्येक संख्याएं, वह विभाजित करने वाली प्रत्येक संख्याएं, वह जो विभाजित करेंगी, वह विभाजित करने वाली प्रत्येक संख्याएं उस संख्या का
अपवर्तक या गुणनखंड होता है उस संख्या का वह विभाजित करने वाली प्रत्येक संख्याएं जो जो डिवाइड करेंगी, प्रत्येक संख्या उस संख्या की क्या अपवर्तक होती हैं, वह विभाजित करने वाली प्रत्येक संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होती हैं या गुणनखंड होती है। अच्छे से नहीं समझ पाए क्या? अगर कोई नंबर हमने दिया, आपने जिन जिन संख्याओं से उसको डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने दे दिया आपको 24, कितना दे दिया? आप 24 को जितनी संख्याएं डिवाइड करेंगी वह सब इसकी क्या बनेगी? अपवर्तक विभाजित करने वाली फैक्टर। जैसे 1 से होगा, ये 2 से होगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो 24 को इतने, आप थोड़ा सा पढ़े भी हैं ना, इतनी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, तो 24 का ये भी गुणनखंड है, अपवर्तक है या फैक्टर है? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी, 8, 12 और ये 24। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ये जानिए कि 12 के, वो 24 के अपवर्तक कौन कौन हो गए बताइए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो सबसे छोटा क्या हो गया और सबसे बड़ा? आप थोड़ा सा आप जो है एलसीएम की तरफ जाइए। वहां जब हमारा गुणज था तो पहला गुणज स्वयं संख्या थी, क्या थी? और यहां कहां आ रहा? अंत में आ रहा। इसका तो कोई अता पता ही नहीं था। तो अब इसी के नीचे लिख लीजिए, अर्थात किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, अपवर्तक माने गुणनखंड, किसी संख्या का सबसे छोटा, जी, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक या गुणनखंड 1 होता है, 1 होता है। इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको जब 60 मिनट लगाना चाहेंगे क्वेश्चन को जल्दी से। तो सबसे छोटा गुणनखंड, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1, जबकि सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। सबसे बड़ा या बड़ी संख्या, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा? हाँ, स्वयं संख्या होगी। सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होगी। जैसे यहां कौन सी संख्या हमने लिया था? 24 के, और सबसे छोटा क्या मिला? 1। सबसे बड़ा क्या मिला? ये क्लियर हो रहा है। और एक बात और स्टार बना के लिख लीजिए, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। एकदम अपोजिट चलेगा एलसीएम का, एकदम विरोधी है। किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड निश्चित होता है। एलसीएम में क्या था? वहां गुणज में अनिश्चित था। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि 24 के कुल कितने गुणनखंड बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं 24 के? आप बोलिए। तो 24 के 8 बने। कितने बने? इसका मतलब कि ये एकदम सुनिश्चित देगा कि 8 बने, 10 बने, कुछ बने, है ना। लेकिन केवल अगर 2 बना तो किस में जाएगा? अभाज्य में। केवल 2 बना तो कहां जाएगा? केवल अभाज्य में। वो संख्या अभाज्य मानी जाएगी, केवल 2। जैसे ही 2 से 3 हो गया तो क्या आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम में? भाज्य हो जाएगा। जैसे 2 से ज्यादा गुणनखंड बना तो भाज्य हो जाएगा। जैसे 4 के कितने गुणनखंड हैं? कौन कौन? और ये सबसे छोटा क्या है? भाज्य नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य 2 है। थोड़ी दूर पर हैं दोनों, 2 के अंतर पर हैं। सबसे छोटी भाज्य भी और सबसे छोटी 2 के केवल 2 गुणनखंड हुए, लेकिन 4 के कितने हो गए? 3 के भी कितने हैं? 2। इसलिए वो अभाज्य है। तो ये जो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जब ऑप्शन मेथड से लगाएंगे
तो आपको देखना होगा कि विकल्प कैसा है, विकल्प कैसा, जो विभाजता का आप नियम पढ़े हैं, जो विभाजता का क्या नियम, जैसे किसी नंबर में किसी एलसीएम के प्रश्न में 18 आया हो, 77 आया हो और मान लीजिए 24 आया है, तो उसका एलसीएम जो आएगा वो किससे, 9 से भी कटेगा और 11 से। अगर ऐसा कोई एक विकल्प है जो 9 और 11 से कट रहा है तो आप बहुत बड़े कार्य से बच जाएंगे, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें हम आपसे डिमांड करेंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से हुई, तो आप बता देंगे 9 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या बताई गई है, याद है कि भूल गए। 11 वाले में क्या था, अल्टरनेट एडिशन, और उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो, कोई गुणज हो, तो वह 11 से कट जाएगी। तो पहले तो हम 9 से ही देखेंगे, अगर 9 से कटने वाली एक ही आंसर है, केवल एक इकलौता, तो वही आंख बंद करके लगा दीजिएगा, कोई काट नहीं सकता, आपका वो आंसर 100% सत्य होगा। लेकिन विकल्प में अगर 2-3 आंसर हैं जहां 9 से कट रहे हैं, तब किसका प्रयोग कर देंगे। अगर मान लीजिए इस पर भी उनको नहीं संतोष है तो उठा के आप किससे काट देंगे, 7 से। किससे, क्योंकि 7 का भी फैक्टर इसमें है भाई, 77 में 11 गुणे क्या है, तो 9 से कटा, 11 से कटा और 7 से भी कट गया, तो एकदम ब्रह्मा की लीक हो गई, वही आंसर होगा। आपको ये इस तरह से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिए, चला जाए आगे, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। हाँ, एक ही चीजें हैं। आपस में गुणा करने पर क्या होता है, जैसे हम 24 के लिख रहे हैं, ये गुणनखंड है, कहीं लिख देते फिर से। 24 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं, बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, हम आपको बता रहे, वो कहां गए बताया गया, यही तो कमी है ना हम लोगों को पढ़ाने में ही, बीज गणितीय सिस्टम में ये है। जब आपका 4x² + 5x + 26 या 24 है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे उनको गुणा करने से मिल जाएगा। ना ना ना, यहां तो आपके x के वैल्यू निगेटिव ही आएंगे, लेकिन ये अर्थमेटिक है, क्या है, अंक गणित है। हाँ, वो यही तो दिक्कत है। अब क्या करेंगे, अभी लोग बताते थे जितनी भारतवर्ष में जितनी रीजनिंग की किताबें हैं, कैलेंडर में बोलते हैं यही कि हर 4 साल पे अधिवर्ष आता है, ये लिखी गई, अच्छी अच्छी किताबों में लिखी गई, कमीशन में भी इस पर काम हो रहा है, लेकिन ये गलत है, हमेशा सही नहीं होगा। आप बताइए 96 है, 96 के बाद जो 100 होता है अधिवर्ष है ही नहीं है, फिर 2004 में 8 साल के अंतर पर आएगा। लेकिन कह दिया जाए ये आपको केवल बीजगणित में, आप जो कह रही हैं ये बीजगणित में होगा। और ये देखिए आता ना, जैसे एक का x - 4, एक x + 3 आया, मैम बता रहे हैं ये 2 गुणनखंड है, अब इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा या कुछ आएगा जो आएगा। तो बीजगणितीय फॉर्म में तो ये सही है, लेकिन अंकगणित में नहीं है। अंकगणित में आप गुणा करें तो बड़ी नंबर आ जाएगी। आपने यही कहा, किसी संख्या का जो फैक्टर आएगा उसको आपस में गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए। हाँ, 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 24 का एलसीएम में 24 है। एलसीएम में उसको गुणनखंड कहेंगे। हाँ हाँ, 6 गुणा 4, हाँ, ये इसके गुणनखंड है। अरे भाई, ये संख्या होती है, इसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 है वह, और जितनी नंबर काट देंगी अर्थ, ये सब इसके गुणनखंड है। हाँ, नहीं, जब यही तो है 100 जो होता, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊं, 100 जो होता है ना, ये क्या है, शताब्दी वर्ष। शताब्दियां हमेशा 400 वर्षों पर अधिवर्ष होती हैं। कब होती है,
400 वर्षों पर। 100 जो है 400 से नहीं डिवाइड होगा। 2000 तो कट गया, वो अधिवर्ष है, और उसका 31 दिसंबर 2000 को रविवार है, 31 दिसंबर 4800 को रविवार है, वो रविवार ही आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि कई कई जगह कंफ्यूजन होती है। अभी एक कक्षा 4 में मैं गणित देख रहा था, वहां एक लाइन हमको दिक्कत हुई। अभी मैंने दिया है उनको, जो तिवारी जी हैं बैठते हैं ना, उसमें देखते हैं वो क्या होता, उसमें हमने दिया है, उनको लिख के दिया है कि इसको आप देखिए कहां से आ गया। भाई इतने बच्चे पढ़ेंगे और उसका गलत मैसेज जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, वो मिलेगा, टकराव आएगा ना, लेकिन हम जो बता रहे हैं इसको आप समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखे एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां, हेडिंग बनाइए, वो कैलेंडर में बताएंगे एकदम क्लियर। तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, सारी चीजें ये जो शताब्दियों का है, इसको हम कैलेंडर में बताएंगे। जब चैप्टर है आपके यहां, वो चैप्टर है लास्ट में, लेकिन हम पहले ही पढ़ा देंगे, आपकी इच्छा होगी तो। लिखिए एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां, पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि। इसमें संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है। संख्याओं का क्या गुणनखंड किया जाता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल लें, मैंने ले लिया 12 और ले लिया 15। इन दो संख्याओं के गुणनखंड जरा निकालिए। तो 12 का 1, सब लोग बोलिए भाई, आप लोग, हाँ बस इससे ज्यादा सुनिश्चित होता है गुणनखंड। 15 के 15। अब आप सुनिए, या अगर आपसे ये आ जाए कहीं कि बड़ी संख्या के गुणनखंड ज्यादा होते हैं, छोटी संख्या के कम होते हैं, तो ये सत्य है कि असत्य है? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमेशा सत्य। इसी केस में देख लीजिए, 12 जो इसके ज्यादा गुणनखंड है, 15 के कम है। अभी और बड़ी नंबर कोई लिए होते हैं हम, जैसे 23 ले लेते तो उसके 2 ही होते, क्योंकि वो अभाज्य है, रूढ़ी है, रूढ़िवादी है, उसके ज्यादा दोस्त या मित्र नहीं होते हैं। ये बेचारा ये सम है, इसलिए इसको ज्यादा नंबर डिवाइड कर रही है। विषम थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसके कम फैक्टर हैं, और रूढ़ी आ जाएगा तो केवल 2 आ जाएंगे। ऐसे समझिए, व्यवहार, अंकों का भी व्यवहार आदमियों के व्यवहार जैसे हैं। ऐसे होते नहीं समाज में, कुछ लोग बड़े सरल होते हैं, बहुत सारे उनके होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं तो उनके कम होते हैं। जो एकदम ही टेढ़े होते हैं उनके केवल हो सकता है घर वाला कोई एक हो जिसको फॉलो ही करना है मजबूरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या उसमें क्या है, जीसीडी का मतलब, एचसीएफ का क्या मतलब, हाईएस्ट कॉमन। अब यही से चलिए, क्या जो है एक ही हाईएस्ट है? 2, 3 है ना। अब क्या 4? अच्छा, अगर देखना हो ना तो आप इधर से देखिए, इसमें हाईएस्ट क्या नंबर है? 15 मान लीजिए, वो 12, तो क्या 12 दोनों में है? अब इसके बाद 6, क्या 6 दोनों में है? क्या 4 दोनों में है? ये 3 है, यही इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। तो ये हमारा गुणनखंड विधि है। पहले छोटी छोटी बातें पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब कि 12 तथा 15 का एचसीएफ क्या है? 3 है, या जीसीडी 3 है। अभी बड़ी नंबर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए भाग विधि, जो ज्यादा प्रचलन में है। भाग विधि, कौन सी विधि? भाग विधि। ये देखिए किताबों में भी है, छोटी किताबों में गुणनखंड है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो भाग विधि आपको मिलेगी। भाग विधि, इसमें जो बड़ी नंबर होती है उसके पास जो अगर 2 ही नंबर है तो उस दूसरी नंबर से हम भाग देते हैं, और तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेष भी उसको डिवाइड करता है।
और लास्ट में जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, जो शेष डिवाइड करता है ना, वही एचसीएफ हो जाता है। लिख लीजिए चाहे तो। इस विधि के अंतर्गत सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में, जी हां, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में, उससे बड़ी संख्या में तब तक भाग देते हैं जब तक कि अंतिम शेष विभाजक को पूरी तरह विभाजित ना कर दे। अंतिम शेष विभाजक को पूरी तरह विभाजित ना कर दे, पूरी तरह विभाजित ना कर दे। इसका प्रयोग प्रायः बड़ी संख्याओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः बड़ी संख्याओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। 960 कामा 1440 तथा 1800 का एचसीएफ हमने 3 नंबर ले ली है। 2 ही नंबर आती है तो जल्दी हो जाता है, 3 होता है ना तो फिर जो डिवाइड किया रहता है वो यहां डिवाइड करने जाता है और फिर वही प्रोसेस। इसमें सबसे छोटी कौन है और उससे बड़ी, तो ये हम इस तरह से भाग देते। ऐसे कितनी बार जाएगा? एक बार ले गए हम इसको आराम से। 0 आ गया, यहां से 8, तो यहां से अरे 13 से 4 9 गया 4। फिर ये देखिए अब अंदर कौन आएगी, ये इसको अंदर करिए, पढ़े तो होंगे ना आप। ये देखिए काट दिया, किसने काट दिया? ओ सॉरी, किसने काटा? 480 ने काटा 960 को, पूरा कट गया ना 2 बार में। तो अभी थोड़ा सा सर सुनिए, अभी अगर ये पेपर में आया होता, क्रम से सुनिए कि 960 और 1440 का एचसीएफ क्या है, तो आप 480 बताते हैं। क्या बताते? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये 480 इनको काट दिया तो इनको भी काट देगा। अब इसका प्रयोग इनके साथ करेंगे। 1800 को किससे? यहां भैया कितनी बार जाएगा? 3 बार लेके जाए तो कितना हो जाएगा? 1440 घटाइए 0 360। अब देखिए नहीं काट पाया, शेष बचा, तो ये शेष बाहर ही रहेगा। और ये भाई साहब जब ये नहीं काट पाते ना तो सेना वाला नियम होता है इसमें, जब तुम नहीं काट पाओगे तो हम तुमको काटेंगे, सेना वाला नियम है, पीछे से लगा के AK-47। अब ये इनको ये काटेंगे, कौन शेष? अब कितनी बार में? एक बार में 360 हुआ, तो यहां से 120 आ गया। अब फिर 360 अंदर हो गया। कई बार में जाएगा? 3 बार ले जाइए, पूरा कट गया कि नहीं? तो देखिए कितना आ गया। तो किसने अंत में काटा? उसके पूर्व विभाजक को, तो 120। अब लिखिए अर्थात 960 क्या हुआ? सॉरी, ये 120 होगा, वो नहीं होगा, उसी को तो वो काटा है। अब ये 120 ना लिख लीजिए, अर्थात 960 1440 960 1440 तथा 1800 का एचसीएफ क्या आएगा? 120 आएगा। 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। अब
थोड़ा सा हम इसमें आपको एक अलग चीज देना चाहते हैं। ये दो विधियां चलती हैं, एक तो वो और एक ये, लेकिन एक और साइड में विधि लिख लीजिए, घटाव विधि। कौन सी? घटाव विधि। और इसको थोड़ा लिखवाएंगे भी, क्योंकि ये आपके परीक्षा में सहायक हो सकता है। अगर ठीक से समझ लेंगे ना तो ये बहुत सहायक हो जाएगा। घटाव विधि बहुत सहायक हो जाएगा। तो लिखिए, घटाव विधि के अंतर्गत, घटाव विधि के अंतर्गत दो नजदीकी संख्या को, नजदीकी के मतलब जिसमें डिफरेंस कम हो, दो नजदीकी संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। जी हां, घटाव विधि के अंतर्गत दो नजदीकी संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। यदि दो नजदीकी संख्याओं को आपस में घटाया जाता है, यदि प्राप्त परिणाम, घटाने के बाद कोई नंबर आएगी ना, यदि प्राप्त परिणाम सभी संख्याओं को विभाजित करता है, प्राप्त परिणाम सभी संख्याओं को विभाजित करता है, तो वह निश्चित रूप से संख्याओं का एचसीएफ होगा। वह निश्चित रूप से संख्याओं का एचसीएफ होगा। यदि घटाने के बाद जो परिणाम है वो सभी संख्याओं को क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है, तो वह निश्चित रूप से संख्याओं का एचसीएफ होगा। याद रहेगा? इसमें थोड़ा और लिख लीजिए, यदि घटाने के बाद प्राप्त संख्या, जी हां उसी में है अभी ये, यदि घटाने के बाद प्राप्त संख्या सभी संख्या को विभाजित नहीं करता, ऐसा भी स्वभाव उसके सामने आएगा, ऐसा भी वो करेगा कि सभी संख्याओं को विभाजित नहीं करता। ऐसी दशा में उसको तब तक तोड़ते हैं, को विभाजित नहीं करता। ऐसी दशा में उस संख्या को तब तक तोड़ते हैं जब तक कि सभी संख्याओं को विभाजित ना कर दे, जब तक कि सभी संख्याओं को विभाजित ना कर दे। अब थियरी तो हम लोग लिख लिए, अब समझना यह है सभी संख्याओं को विभाजित ना कर दे, मतलब कि विभाजित जरूर करे, नहीं उल्टा समझ लीजिए। तब तक उसको तोड़ेंगे जब तक कि सबको डिवाइड हां जरूर कर दे, तब डालिए, क्योंकि अभी लिखवाएंगे इस बात को। आप देखिए, जैसे पहला वाला जो एग्जांपल लिए थे वो क्या था? 12 था और क्या था? 15। इसका एचसीएफ देखिए, जब हम फैक्टर से निकाले थे तो हमारा समय गया था, घटाए में क्या आया? इसको काटा, ये आंसर आ गया। बात समझ पाए कि नहीं? यहां मैंने 12 और 15 को घटाया तो क्या आया? एक बंदा क्या करेगा? इसका फैक्टर निकालेगा, 15 का निकालेगा या 20 का, जो भी होगा, फिर उसके बाद कॉमन ढूंढेगा। आपको क्या करना है? एग्जाम के तौर पर घटा दीजिए। मैंने 12 और 15 का जो घटाव किया, कितना आया? 3 आया। और क्या जो घटा वो सबको काट रहा है? 3 से 12 कटेगा कि नहीं? ये 15 कटेगा कि नहीं? अब बताइए जरा, 24 हो, 30 हो, 120 हो, एचसीएफ क्या होगा? जल्दी बताइए। 6 की 6? हाँ। नजदीकी संख्या ले, कौन कौन सी? अंतर ले। क्या अब इनको देखिए, काटा, इनको काटा, इनको भी काट दिया, यही आंसर हो गया। नहीं है किताबों में, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये चीजें आप जानिए। इसमें होगा क्या कि आपका समय बचेगा। अभी आपने देखा कि बड़ी नंबर हमने ली थी, कौन कौन से? हाँ भैया, ,24 और 30 का अंतर बताइए।
6 आया है 6। यही दो, देखिए हमारे थीसिस को पढ़िए, उसमें हमने लिखा है ऐसी दो नजदीकी संख्या लीजिए, फिर क्या करें, घटाएं, फिर प्राप्त परिणाम से क्या करें, सबको अगर कर दे रहा है तो हो गया आंसर। अगर नहीं कर पाता ना तो इनको हम तोड़ते। जैसे लिखिए 480 था, क्या था, 960 था, और क्या था भैया, वही लिख लीजिए, वही लिख लीजिए, नहीं आप FIR कर देंगे हैं? वही लिख लीजिए भैया। तो 960 था, ये था, और यही था ना। आप जरा बताइए इन तीनों में नजदीकी कौन कौन है, कौन नजदीक है, ये वाला को वाला, कितने का अंतर है? 360, 360 से कटेगा, अरे ये शून्य शून्य छोड़ दीजिए, 36 के पहाड़े में आएगा, हाँ नहीं आएगा ना। मतलब इनको ये नहीं काट पा रहे हैं, इन्हीं को काटिए। अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो अब इससे कट जाएगा सबके पहाड़े में। अब 18 के पहाड़े में आता है, शून्य छोड़ दीजिए, शून्य है, शून्य है, पूरा लेके नहीं आएगा। अच्छा 360 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आ गया? 12 अट्ठे 12 बरहम में, 12 15 में, तो किसने काटा? यही तो आंसर आया था उसमें। फिर से बता दें, फिर से बताना जरूर, आप जरूर 2 बार कर 960 था, भाग विधि में काफी लंबा हम लोग भाग दिए थे कि नहीं दिए थे, तब जाके आया था 120। 960 ये आ गया, 1800 आ गया। अभी आप कहे कि चलो यही घटा लेते, इसका घटाव क्या आ गया? 360। देखिए काटने वाला जो डिवीजन होता है ना, एक और चीज समझिए आप लोग, यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां 0, हटा दीजिए तो क्या बचेगा? हटा दीजिए। पता भाई, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम सब आपको बताएंगे, मेरा धर्म यही बनता है। तो हटा दें तो ये 96 बनेगा, 144 से 180 बनेगा कि नहीं साहब? और इनमें हटा दें तो क्या बनेगा? 36। अब 36 को 96 में कोई है रिलेशन डिवीजन का? इतना तो सब जान रहे हैं ना। तो हम 36 को ही टुकड़ा बनाएं, 36 को 2 भाग करेंगे, क्या आएगा? 18 के पहाड़े में 96 आता है, 18 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, लेकिन इसने डिनाई कर दिया। अब 36 को हम 1 से भाग करते तो 36 ही आता, 3 से करें तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कितना हटाए थे? शून्य, 120। अगर किसी ने भूलवश इसको घटा लिया तब क्या आएगा? घटाइए भैया, सोइए मत, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब सोए तो सब कुछ खोए, हाँ सोना मना है चौहान। हाँ अब यही तो आएगा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या 48 के फैक्टर में ये सब कट जाएंगे? अच्छा जाने दीजिए, अगर हम इसको 2 से काटेंगे क्या आएगा? तो ये सब कट जाएंगे। अच्छा 480 को 3 से करें तो क्या आ जाएगा? 160 कट जाएगा सब। इतना तो भाई, लेकिन 480 को 4 से काट दें तो क्या आ जाएगा? तो 120, 12 अट्ठे 96। पहाड़ा इसीलिए हम पूछ रहे थे, आप लोग सब लोग याद किए ना। 12 बरहम में देखिए वर्ग भी जरूरत पड़ गई, अब 12 15 में भी आ गया, ये 180 कट जाएगा ना। 12 गुणे 15 क्या होगा? तो ये 120 आएगा। और एक लिखिए, जल्दी से बताइए, छोटा दे रहे हैं, जरा उड़ाइए तेजी से। लिखिए 36 40 80 का एचसीएफ 1 सेकंड में। 36 40 80 का एचसीएफ कितने सेकंड में? पहले तो नहीं बताते थे, निकालते थे।
तो मैंने कोई अपराध कर दिया क्या? अब तो आ रहा ना। एक और बताइए, एक और बताइए, 30, 60, 150 का 1 सेकंड बताइए। क्या? 30 है। अरे 30 आ गया, इसको काटा, इसको सबको काटा, हो गया एचसीएफ। अब एक चीज और लिख लीजिए। देखिए, मैंने एलसीएम में लिखवाया था कि संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या में होता है या उससे बड़ी होती है। मैंने क्या लिखवाया था एलसीएम में, याद करिए जरा। एलसीएम हमेशा पन्ना मत पलटिए, ऐसे सोचिए, या उससे बड़ी होगी। इसमें लिखिए एचसीएफ हमेशा, हाँ अरे जरूरी नोट, बिना नोट का, हाँ बिना नोट का कोई काम नहीं होता। हाँ, एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर अथवा उससे छोटी होती है। दोनों लगा के रखिएगा, छोटी संख्या के बराबर अथवा उससे छोटी होती है। इस केस में देख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, यही एक एग्जाम्पल। जैसे 30, 60, 150 का एचसीएफ क्या है साहब? 30, तो सबसे छोटी के बराबर हो गई कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 24, 30 और 60, इसमें क्या आ रहा है एचसीएफ? 6। सबसे छोटी क्या थी? या तो जो एचसीएफ होगा जो छोटी है उसके बराबर होगी, या उससे क्या होगी? छोटी। एक और चीज लिखी, एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के गुणनखंडों में निहित होती है। एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के गुणनखंडों में निहित होती है, के गुणनखंडों में निहित होती है। अब जैसे इसमें कौन छोटी है? 24। 24 का गुणनखंड हम लोग बता सकते हैं, है ना? 6 नहीं, 1 लेने से तो सब कट जाएंगे। वो तो सार्वभौमिक गुणनखंड किसको कहते हैं? हाँ, ये जानिए, सार्वभौमिक गुणनखंड क्या है? ये हमने नंबर सिस्टम में बताया कि सभी संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है। अर्थमेटिक में नहीं, अलजबरा में समझ जाइए। तो इसके बाद 2, अब ढूंढिए, जब बड़ा हो जाए रुक जाइएगा। 3, 4, 6। अब 6 से अब अभी ले लें क्या? 12। तो क्या 12 सबको काटेगा? ये इसको छोड़ देगा, तो जाके सीमा उसकी कहां खत्म हुई? 6 पर। तो इसलिए 6 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 2 क्रमिक, हाँ हैश लगा के, 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जानते रहिएगा, नहीं निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे कोई कहे कि 17 तथा 18 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। कोई कहे 999 और 1000 का एचसीएफ क्या आएगा? देखिए, वही आर्टिकल हमने यहीं से निकाला था कि ये जो एचसीएफ अगर 1 बन रहा तो इनका अंतर क्या था? बोलिए, 1 से दोनों कट रहे थे ना, इसलिए हमने सोचा और भी ऐसे हो सकता है। अगर नहीं काट पा रहा तो उसको काटिए, तोड़िए तब तक जब तक कि सबको डिवाइड ना कर दे। और फिर लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। नहीं, बहुत सारा दे दें, आप घबरा जाओ, वहां दे सकता है ऐसे परेशान करने के लिए कि 17, 23, 29, 97 का एचसीएफ। तो ऊपर छत पंखा नहीं देखना है, ये सारी संख्याओं से परिचय है आपका। ये नंबर कैसी हैं? अभाज्य हैं, प्राइम हैं,
हाँ, एक ही SCFI के कारण 1 गुणा 17 है ये, 1 गुणा क्या है 23, 1 गुणा क्या है 29, 1 गुणा क्या है 97। तो कॉमन कौन हो गया? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? वो ऐसे छोड़ रहे भैया। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि बार बार जो है, हाँ, घंटी भी बजा रहे हैं, आंखों का इशारा बड़ा खतरनाक है। तो अब हम लोग जो है, अभी इसमें थोड़ी आर्टिकल और है।